हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोग थोड़े अलग टाइप से ज्वाइन कर रहे थे, है ना? पर हम लोगों ने एक भी दिन का करंट अफेयर्स नहीं छोड़ा है, ठीक है? आगे भी ऐसे ही हम लोगों को कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें करनी है। आज कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लाया हूँ, है ना? सारे करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 8 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। 7 जनवरी तक सारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं ना। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी नया ज्वाइन कर रहा है और बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से इस चैनल को फॉलो करना है, ठीक है? 71st बीपीएससी हो, 72nd बीपीएससी हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वाली चीजें यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है? और भी जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो गया, एमपीएससी हो गया, जो भी आप पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं सारे करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चल रहा हूं। इसलिए कुछ भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है, इसलिए आपको निश्चिंत होकर इसे बस फॉलो करते रहना है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को, बट उससे पहले हमेशा की तरह 7 ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स से सारे क्वेश्चन निकाले हैं। जिसने भी नहीं देखा वो जाकर वीडियो देखेगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक सबको ही पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये किसमें है? आर्टिकल 22, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बारे में कल मैं आपको बता रहा था ना, और मैंने आपको क्या बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इसके बारे में किस में लिखा गया है? आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इस बार का बीपीएससी वाला पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ सब क्लॉजेस से कुछ क्वेश्चंस निकाले गए थे, ठीक है? कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस निकले हुए थे। आप देखना उसको ध्यान से। तो आपको चीजें ध्यान रख के चलनी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी गई है, तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में बात करी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करके चलेंगे, तभी कुछ बात बनने वाली है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? रिसेंटली विच सीड्स हैव बीन स्प्राउटेड बाय इसरो इन स्पेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफी अनोखी चीज इसरो ने करके दिखाई है ना? इसरो काफी कामयाब एजेंसी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, है ना? और अब ये और तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अभी इसने कुछ सीड्स को स्प्राउट किया है, कहाँ पे? स्पेस के अंदर, है ना? रॉकेट का नाम मैंने आपको बताया था PSLV C60 के अंदर ये जो सीड्स है उनको स्प्राउटेड किया गया है। तो कौन से सीड्स को स्प्राउटेड किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका काउपी सीड्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने कल बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आई थिंक आप समझ चुके होंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स एक्सपेक्टेड टू रीच? कौन कितनी स्पीड पे स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेन्स है कितनी स्पीड तक वो जा सकती है मैक्सिमम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 180 किलोमीटर पर आवर। ये भी चीज मैंने आपको बताया था, क्योंकि राजस्थान में अभी इसका ट्रायल चल रहा है। और ये भी देखा गया कि जो ट्रेन्स हैं इसके अंदर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि एक तरफ फोन रखा गया और एक तरफ पानी रखा गया, है ना? पानी में से थोड़ा सा ड्रॉप भी फोन के ऊपर नहीं चिलका। दैट मीन्स की स्टेबिलिटी काफी है हमारी ट्रेन के अंदर। आप मैं तो ये कहूंगा आपको, ये जो वीडियो है आप इस ट्रेन की, ठीक है, कि इनके कोचेस किस टाइप के होने वाले हैं, एक बार आप जरूर देखें, काफी आपको प्राउड फील होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। डीजी किसे बना दिया गया है? चीफ किसे बनाया गया है डीजीसीए का? तो इसका करेक्ट आंसर है फैज अहमद किडवाई को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये एक आईएएस ऑफिसर है। कौन से बैच के हैं ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सारी चीज इस तरीके से हम लोग को कवर करते हुए चलनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रिसेंटली न्यूज कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बिलोंग्स टू विच स्टेट? यहाँ पे बहुत ज्यादा भी हिंसा हो रही है, तो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? करेक्ट आंसर इसका कि मणिपुर में बिलोंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया, है ना? अब हम लोग चलेंगे आज के करंट अफेयर्स 8 ऑफ जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स करेंगे, है ना? उससे पहले एक अपडेट आया भाई। अपडेट क्या है? कि कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया है किसको? अतुल सुभाष की वाइफ निकिता संघानिया को, उसके भाई को और उसकी मदर को। आपको पता है कि अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ है ना? काफी दर्दनाक वीडियो है। उन्होंने इतनी लंबी वीडियो बनाई, आप सोचो मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे, है ना?
कि वो बिना रोए बिना कुछ करे उतनी मतलब दर्द सहने के बाद भी उन्होंने उस टाइप की वीडियो बनाई, लास्ट में सबको बाय बाय भी किया, सारा अपना केस डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद वो चल दिए, है ना। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो इससे अच्छा तो क्या है कि जो मेरी अस्थियां हैं उसे गटर में डाल दो। उसके बाद भी हमारा सिस्टम देखिए कैसा है कि उसके बाद भी उनको न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब हमारी कंडीशंस इस टाइप की है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम इस टाइप का है कि जो भी गलत काम करता है उसको आसानी से कोई छूट जाता है, और कोई बहुत छोटे छोटे जो मामलों में फंसा हुआ है उसको लंबे सालों तक रखा जा रहा है, 10-10 साल तक वो जेल में पड़ा है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, ठीक है। ऐसा भी केस हुआ है अभी हाल फिलहाल में कि एक व्यक्ति झूठे रेप केस में फंसा था और 40 साल बाद निकला, और 40 साल बाद उसको एकदम बाइज्जत बरी कर दिया किसने, कोर्ट ने। पर एक बात बताओ, 40 साल उसके कौन लौटाएगा? तो इस टाइप का जो पूरा हमारा सिस्टम बन गया है ना, तो उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग 8 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला न्यूज आ रहा है, पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी न्यूज है। न्यूज क्या है कि वर्ल्ड बैंक टू अप्रूव $20 बिलियन लैंडिंग पैकेज फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान को तो यही काम है हर जगह से क्या पैसे लेना, है ना। आपको पता ही है अभी वो बांग्लादेश से भी लेने के फिराक में था, ठीक है, आपको पता है ये चीज। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से भी कुछ पैसे कर्ज लेने के फिराक में। अब पता नहीं बांग्लादेश की तो खुद की हालत अभी बेकार हो रखी है, अभी पता नहीं वो देगा भी कि नहीं, बट पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। सोचिए, जिससे इतने सालों से दुश्मनी है, एकदम से कोई बाहर की सरकार आती है, टेक ओवर करती है कंट्री को, और उसके साथ ये लोग दोस्ती बढ़ा लेते हैं और उससे भी कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का पाकिस्तान है हमारा, ठीक है। तो पाकिस्तान को अब $20 बिलियन मिल सकते हैं, किससे? वर्ल्ड बैंक से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको पता है यार कि जो सबसे पावरफुल कंट्री होती है उसका कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस रहता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना। अभी सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए है ऑब्वियसली, है ना। और यूएसए में एक अभी लेम डक प्रेसिडेंट है। लेम डक प्रेसिडेंट दैट मींस कि अब वो अपना जो कार्यकाल है समाप्त कर रहे हैं और दूसरा प्रेसिडेंट टेक ओवर करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप टेक ओवर करने वाले हैं, ठीक है। लेम डक प्रेसिडेंट जनरली कोई काम नहीं करता, बड़े बड़े फैसले नहीं लेता, बट उन्होंने कहीं ना कहीं से वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस तो किया ही होगा कि $20 बिलियन भाई जाते जाते पाकिस्तान को दे जाओ, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अब इसे अप्रूव कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से लेकर 2035 तक के बीच में $20 बिलियन देगा कौन? वर्ल्ड बैंक। किसको? पाकिस्तान को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये है कि कोई भी अगर इसमें पॉलिटिक्स चेंज होती है यहाँ की, ठीक है, जैसे कोई और टेक ओवर करता है या अभी जो सरकार है वो नहीं रहती, क्योंकि इसके बीच में 2025 से 35 के बीच में कम से कम 3 बार यहाँ पे जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं भी रहती उसके बाद भी ये जो पैकेज है वो चलते रहना चाहिए। तो किस इस टाइप का पूरा प्लानिंग कर रखा है, फ्रेमवर्क कर रखा है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये अलग अलग चीजों के लिए, इनके जो सोशल इंडिकेटर्स है उसको सुधारने के लिए ये $20 बिलियन का जो पैसे दिए गए हैं किसकी तरफ से? वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, है ना, खाना नहीं खाने की वजह से स्टंटिंग हो जाती है। कॉम्बेटिंग लर्निंग पॉवर्टी, फिर क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए डिकार्बनाइजिंग ऑफ एनवायरमेंट, इन सारी चीजों के लिए पैसे देने वाला है कौन? वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान को ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ही पैसे आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे पैसे, पर ज्यादातर पैसे क्या होता है गलत तरीके से आर्मी के हाथ में जाते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास जाते हैं पाकिस्तान में, और वो लोग ऐश मौज करते हैं और वहां की जो पब्लिक है काफी ज्यादा परेशान रहती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन बन रही है कहाँ पे, और अब उनको 14 तारीख को हो सकता है अप्रूव कर दिया जाए ये जो $20 बिलियन का जो पूरा पैकेज है वर्ल्ड बैंक की तरफ से फाइनली दे दिया जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उससे पहले वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस्लामाबाद भी जाएंगे और एक तरीके से उनका काफी अच्छा वेलकम भी किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो पाकिस्तान है उसको तो पैसे ऐंठने हैं, तो वो तो वेलकम करेगा ही अच्छी तरीके से, है ना। आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। न्यूज में है ना, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं ना। ऐसी आपका स्टैटिक का पार्ट है, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आप कहाँ जाएंगे? आप बैंक जाएंगे। तो वैसे ही बैंक वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग कंट्रीज को लोन देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी लंबे टाइम के लिए लोन देता है, और ऐसा नहीं होता कि एकदम तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, तुरंत आप उसको वापस कर देंगे, ऐसा नहीं है। लंबे टाइम के लिए वो लोन दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, और आराम से उसको लौटाते रहिए। ये वर्ल्ड बैंक करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो, जितने भी आपके पीसीएस एग्जामिनेशंस है अनगिनत बार पूछा गया है किसके बारे में? वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप कवर करके चलोगे। कौन से कॉन्फ्रेंस के
बाद इसे बनाया गया था, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद इसे बनाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ठीक है। तो सारे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में हुई। अगर आपसे आपसे स्थापना स्थापना पूछेगा तो 1944 चुपचाप आपको लिख देना है, ठीक है। अगर हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको ऑपरेशनलाइज कब हुआ था, ये मतलब ये काम करना कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये स्टार्ट हुआ था काम करना 1946 के अंदर, जून 1946 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि कब वर्ल्ड बैंक ने काम करना स्टार्ट किया, तो उसका करेक्ट आंसर है 1946। और पूछा जाए कि कौन से कॉन्फ्रेंस के तहत किया गया वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और कब हुई, तो 1944। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर आप कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने स्टैटिक में ये पोर्शन पढ़ा है, तो उसके लिए एक तरीके से रिवीजन हो गया। और जो भी नए स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं पता, वो एक बार थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर, यहीं से ये पूरे वर्ल्ड में जो डेट है ये सब मैनेज करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा डिफिकल्ट में, ये आई थिंक आप में से ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे जिन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन सबको नहीं मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहला जो लोन दिया था वो कौन सी कंट्री को दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहला जो लोन दिया था वो किसको दिया था, फ्रांस को दिया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नॉन यूरोपियन कंट्री को पहली बार लोन दिया गया था, फ्रांस तो यूरोपियन कंट्री हो गया ना, कौन सी नॉन यूरोपियन को कंट्री को पहली बार लोन दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है चिली को दिया गया था 1948 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखोगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, जहां तक मुझे लगता है 99% लोगों को नहीं पता होगा, कि वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप आईएमएफ को ज्वाइन करो। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को आप कवर करते हुए चलेंगे। अभी वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर्स हैं, और इंडिया एक इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, और पहले भी आ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलना है। किसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब मुझे आप क्या बताएंगे, अब मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये चीज आप मुझे बताएंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है लैंडिंग करने में, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इसको कवर करते हुए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी अलग अलग संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर ही। एक और चीज ध्यान रख लीजिए, जो वर्ल्ड बैंक है यूएन से एफिलिएटेड तो है, बट यूएनजीए जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यूएनएससी ने जो कहा या कुछ बोला तो वो उसको करना पड़ेगा किसको, वर्ल्ड बैंक को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे आईबीआरडी, ठीक है। मतलब अलग अलग इसके सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स क्या क्या बोलेंगे इसको, सेक्शंस बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आप समझ जाना। आईबीआरडी हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिला के कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टैटिक का पार्ट है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो कि इन सबका इंडिया एक मेंबर है, बट एक का मेंबर नहीं है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, आईसीएसआईडी का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, आई थिंक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का मेंबर नहीं है कौन, इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजों को आपको कवर करते हुए चलनी है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन announces $1 million prize for deciphering इंडस वैली स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कौन है, ये स्टालिन है, और ये अभी सीएम है कहाँ पे, ये है सीएम तमिलनाडु के, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक बहुत ही शानदार ऑफर दे दिया है। आप में से अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है, उसको $1 million, $10 लाख कमाने का एक मौका दे दिया है, ठीक है। अब 10 लाख डॉलर को एक बार आप यूएसए की करेंसी, यूएस सॉरी आईएनआर में कन्वर्ट करके देखो, ठीक है। तो देखो कितने होते हैं, तो इतने लाख रुपए आप जीत सकते हो अगर आपने डेसिफर करके दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जिसे हम लोग अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए। तो आपको $1 लाख दिए जाएंगे किसकी तरफ से, $10 लाख दिए जाएंगे किसकी तरफ से, स्टालिन की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार हमारी इतनी पुरानी जो लैंग्वेज है, इसको हम लोग अभी तक
डिसिफर नहीं कर पाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिफर करना, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी ऐसा कर सकता है तो उसको हम लोग $10 लाख का इनाम देने वाले हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी इन सारी चीज़ों में लग गए, इसको डिसिफर करने में लग गए। बहुत लोग एआई का सहारा ले रहे हैं, कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसे भी करके हम लोग कुछ कनेक्शंस बना के और इस स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से अगर वो डिसिफर करने में कामयाब रहते हैं तो ये इतना हैवी अमाउंट वो जीत जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका गवर्नमेंट कमिटेड टुवार्ड्स प्रोवाइडिंग इंटरनल रिजर्वेशन, सीएम सिद्धारमैया, ठीक है। तो सिद्धारमैया कौन है? ये है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि एससी जो शेड्यूल कास्ट है, इसकी हम लोग सब कैटेगराइजेशन करेंगे और इसमें जो सबसे न्यूनतम लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं मिली है किसमें, रिजर्वेशन की, उनको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का काम किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है किसकी तरफ से, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा था, किसका, एससीज का और एसटीज का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब क्लासिफिकेशन मतलब आपको पता होगा कि जैसे कास्ट में हिंदू की सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है, तो वैसे ही उस कास्ट के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की कास्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट में पूरा एक ग्रुप नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, है ना। इसमें देखा क्या जा रहा था, इसमें देखा जा रहा था कि एक ग्रुप को ज्यादा फायदा मिल रहा था और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा था, ठीक है। इसी को पॉइंट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार हम लोग को सब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, और सब क्लासिफिकेशन की वजह से हम लोग को एविडेंस जुटाने की जरूरत है, और एविडेंस जुटा के जिनको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला है किसका, रिजर्वेशन का, हम लोगों को रिजर्वेशन पहुंचाने की जरूरत है उन लोगों तक। ये किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे जजमेंट को देते हुए अभी हाल फिलहाल में ही 4-5 महीने पहले की बात है, आई थिंक सितंबर अक्टूबर की बात है, तो यही जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ध्यान रख लो ये इंपॉर्टेंट जो रूलिंग 2004 की रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का अपने जजमेंट को इन्होंने पलट दिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो जजमेंट था वो क्या था, ठीक है। तो जजमेंट में कहा गया था कि सुप्रीम जो एससीज है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था एससी जो है ये एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है, इसको आप फर्दर क्लासिफाई मत करिए, इसको आप एक ग्रुप की तरफ देखिए, और इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसको पूरा एक ग्रुप बताया था, बट अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये पूरा ग्रुप नहीं है, इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के ग्रुप हैं। उनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है रिजर्वेशन का, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको अभी भी फायदा नहीं मिला है रिजर्वेशन का। ये बात किसने कही? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जजमेंट आया था, आप एक बार एग्जैक्ट मंथ देख लेना, आई थिंक सितंबर अक्टूबर की ही बात है। उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग को क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाना है किसमें, एससीज और एसटी में भी। जैसे कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, ओबीसी के अंदर, है ना। ओबीसी में क्रीमी लेयर बता रखा है कि अगर क्रीमी लेयर से आप ऊपर हैं या क्रीमी लेयर में हैं तो आपको नहीं माना जाएगा, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये ओबीसी में कॉन्सेप्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट एससी एसटी में भी होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा करना भी चाहिए। मुझे भी लगता है कि जिनको रिजर्वेशन का भी फायदा नहीं मिला है उनको हम लोग को फायदा देना चाहिए, ठीक है। तो इसी इसी क्रम में कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बढ़िया कदम उठाया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है पी शानमुगन, पी शानमुगन हु गॉट जस्टिस फॉर वाचाती विक्टिम्स इज सीपीआईएम स्टेट सेक्रेटरी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी शानमुगन का नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीपीआईएम के ये नए सेक्रेटरी बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नए सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में सीपीआईएम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। जान गंवा चुके हैं मतलब वो बूढ़े हो गए थे, तो इस लोगों को मरना तो था ही, किसी को भी मरना होता है, तो वो मर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एमएम लॉरेंस थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, अब हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए काफी काम किया और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काफी काम किया, ठीक है। तो आपको जितनी भी अभी रिसेंट की अपॉइंटमेंट्स हो रही है वहां पे, तो आप थोड़ा उस पर नजर बना के रखेंगे। तो पी शानमुगन नए स्टेट सेक्रेटरी बन गए किसके? सीपीआईएम के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीपीआईएम का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1964 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीपीआईएम आइडियोलॉजिकली अलग है किससे? सीपीआई से। ये आप ध्यान रखेंगे। सीपीआई का गठन कब हुआ था? 1925 में। आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा, कहाँ पे? कानपुर में इसका गठन हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1925 में हुआ था, 1964 में हुआ था सीपीआईएम का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि वीएचपी का गठन कब हुआ था? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद का
का गठन कब हुआ था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नाउ रीच मेरठ फ्रॉम दिल्ली इन जस्ट 40 मिनट्स थैंक्स टू नमो भारत RRTS। ठीक है, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। कई बार देखा गया है बीपीएससी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, जो कि पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उसमें देखा गया कि मुश्किल सवाल ना पूछ के सीधा सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि RRTS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, अभी RRTS क्या है इसको समझो। न्यू दिल्ली आपको पता है कि ये हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना। अब यहाँ पे आसपास एक पूरा जाल बिछा दिया गया है अलग अलग कॉरिडोर्स का। ठीक है, और इन कॉरिडोर से न्यू दिल्ली को जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरी साइड कौन है, दूसरी साइड है इंपॉर्टेंट सिटीज होंगी। ठीक है, जैसे कि मेरठ होगी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। तो करा क्या गया कि इस टाइप के कॉरिडोर्स बना दिए कि अगर कोई यहाँ पे व्यक्ति है, मेरठ में रहता है, तो आसानी से दिल्ली जाकर काम करे सुबह और शाम को घर लौट जाए, है ना। ऐसे उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पहले क्या करता था वो, पहले वो दिल्ली में ही उसकी वजह से उसको रेंट पे रहना पड़ता था और फिर वो वहां पे दिल्ली में कमाई करता था। बट अब क्या है, अब वो अपनी फैमिली के साथ मेरठ में रहेगा और जब उसको जॉब पे जाना होगा तो सुबह 40 मिनट में वो दिल्ली पहुंच जाएगा और दिल्ली पहुंच के जो भी अपना काम करे और फिर रात को वापस भी आ जाएगा। तो काफी सुविधा वाला काम हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रेन चलाई जाती है कुछ कॉरिडोर्स पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होगी टोटल एक बार आपको ट्रेन लेने की 150 रुपये होगी एक साइड की। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप के बहुत सारे ट्रेन इसमें डाले गए हैं, बहुत सारे ट्रेन इसमें चलेगी और इनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, RRTS ट्रेन के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो किस टाइप की चलती है। अब सिर्फ 40 मिनट में हम लोग मेरठ से न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 84 किलोमीटर के आसपास मेरठ और दिल्ली का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। इसमें बहुत सारी ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है और भी बहुत सारी ट्रेन है, मेट्रोज भी हैं। तो ये यहाँ पे चलने वाली हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। RRTS के बाद देख लो कि ब्रांड न्यू मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। RRTS के बारे में बहुत पहले ही सोचा गया था, 2005 के आसपास ही सोचा गया था कि इस टाइप के कुछ कॉरिडोर्स होने चाहिए जो कि कनेक्ट करें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को किससे, अलग अलग सिटी से। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि जो आसपास का जो रीजन है वो पूरा आपस में कनेक्टेड है, कि कम से कम आप आसपास के जो लोग हैं वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे और आसानी से अपने घर तक पहुंच पाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है यार, वो घर से काम ना करके एक तो अपनी फैमिली से दूर होगा, है ना, वो रहेगा रेंट पे, फिर उसमें भी अलग अलग टाइप के खर्चे होंगे, है ना, उसको अलग से मेहनत पड़ेगी, खाना बनाना, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। बट वो फैमिली के साथ रहेगा तो ये सारी दिक्कतें उसकी सॉल्व हो जाएगी। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पीड मैंने आपको बता दी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। नेक्स्ट है, बिहार सीएम नीतीश कुमार रीट्रेट्स ही मेड अ मिस्टेक ट्वाइस गोइंग विद आरजेडी। ठीक है, तो आपको पता है नीतीश कुमार को बहुत लोग जानते हैं कि तो पलटू चाचा है ना, इनको पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। तो लोग फिर से कयास लगाते हैं कि फिर से नीतीश कुमार पलट सकते हैं और आरजेडी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसी बीच में आरजेडी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ बयान आ गया कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ बात चल रही है, कुछ इस टाइप की बातें आ गई थी। ठीक है, फिर लालू यादव ने भी कह दिया कि मैं उनकी सारी पुरानी मिस्टेक्स को माफ करता हूं और अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं। ठीक है, बट नीतीश कुमार ने कहा है कि नहीं भाई, मैं पलटू राम नहीं हूं और मैं 2 बार पहले से ही मिस्टेक कर चुका हूं आरजेडी के साथ जाने का। अब मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं अपने ओल्ड पार्टनर के साथ हूं। ओल्ड पार्टनर कौन, ऑब्वियसली बीजेपी के साथ हूं। किसने कहा, ये कहा नीतीश कुमार ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा, आरजेडी पे आरोप लगाया कि भाई आपके टाइम में तो जो वुमेन है वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी घर से, बट हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हम लोग तो हमारे टाइम में जो वुमेन है उनको काफी ज्यादा फैसिलिटीज हम लोगों ने दी है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का काम किया है। ये किसने कहा, ये कहा नीतीश कुमार ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस हम लोगों ने ना कभी कास्ट देखा, ना कभी रिलीजन देखा, ना कभी कौन बैकवर्ड है कौन बैकवर्ड नहीं है, कुछ भी ना देखते हुए हम लोगों ने सबके लिए काम करने का काम किया है। किसने कहा, ये कहा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही लालू यादव ने उनको ऑफर दे दिया था कि अगर आप आना चाहो तो आ जाओ। ठीक है, बट उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में आपको बता रहा था कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब के कुछ किसान थे, वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हरियाणा बॉर्डर पे, और वो फास्टिंग कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी मांग ये है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, उनमें से कोई आके इनसे मिले। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे बात करे। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे बात करना नहीं चाहती, तो ये लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और इस टाइप से एक दल्लेवाला है जो अभी हंगर स्ट्राइक पे है काफी दिनों से। तो अब इनकी जान बचाने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी तरफ से इन्होंने एक कमेटी बनाई और
बोला कि आप जाके इन दल्लेवाल से बात करके आओ और इनसे इनको मना के आओ कि भाई आप इस टाइप की फास्टिंग मत करो, ठीक है। बातचीत आप कर लेना, वो बात होगी, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सोचेगी, वो उनका अपने हिसाब से सोचेगी, बट आप कम से कम इस टाइप का काम मत करो, जान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इन्होंने उस कमेटी से ही मिलने से मना कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिसमें कुछ डीजीपीज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस नवाब सिंह, ये सारे मिलके एक कमेटी बनाते हैं और इनको मिलना था किससे, दल्लेवाल से, बट दल्लेवाल ने मिलने से मना कर दिया और दूसरे जो लीडर्स है उनसे कमेटी मिलकर आई, पर बात कुछ बनी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी हिट्स आउट एट आम आदमी पार्टी, प्रोमिसेस बीजेपी विल कंटिन्यू वेलफेयर स्कीम इफ वोटेड टू पावर इन दिल्ली, ठीक है। अब आपको पता है कि केजरीवाल किस चीज पे दम भरते हैं, केजरीवाल इस चीज पे दम भरते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो ये चीज फ्री कर दी, मैंने तो वो चीज फ्री कर दी। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा है कि मैं भी जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है वो सारी फैसिलिटीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बट अब आप ये आम आदमी पार्टी को हटा दो पावर से। किसने कहा? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि इन्होंने आम आदमी पार्टी, जिसे हम लोग आप कहते हैं एएपी, इसको आपदा भी बताया था, है ना, डिजास्टर भी बताया था। तो ये सारी अब एक तरीके से वॉर ऑफ वर्ड्स हो स्टार्ट हो गया, किसके बीच में? केजरीवाल के बीच में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केजरीवाल ने भी हिटबैक किया था, उन्होंने कहा था कि यार जो भी दिल्ली में डेवलपमेंट रुके हुए हैं वो किसकी वजह से रुके हुए हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से रुके हुए हैं, वो बीजेपी की तरफ से रुके हुए हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी फाइल पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है? नेक्स्ट है नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर हु डिवोटेड हिज लाइफ फॉर पीस डाइज एट 93, ठीक है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था शिगेमी शिगेमी फुकाहोरी, ठीक है। शिगेमी फुकाहोरी नाम के व्यक्ति थे ये। 93 वर्ष की उम्र में अब इन्होंने नागासाकी में एक हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वन ऑफ द सर्वाइवर थे किसके? एटॉमिक बॉम्ब के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एटॉमिक बॉम्ब के बारे में आप जानते होंगे कि यूएसए ने गिराए थे, किसके ऊपर गिराए थे? जापान के ऊपर, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। अराउंड 1,40,000 लोग तो सीधा सीधा मर गए थे, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो भाप बन के उड़ गए, मतलब उसकी हीट से भाप बन के उड़ गए थे, ठीक है। उनकी जो व्हाइट परछाई है वो भी आपको रोड पे वहां पे देखने को मिलती है। तो उस टाइप के लोगों को इन्होंने मरते हुए देखा था। जब बॉम्ब गिराया तो गिराया गया यूएसए की तरफ से, तब ये उस टाइम सिर्फ 14 साल के थे और जहां पे गिराया गया था उससे 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में ही थे, ठीक है। तो जब बॉम्ब गिराया गया तो बहुत तेज वॉइस आई इनके सामने, ठीक है। फिर कुछ महिलाओं की आवाज आई रोने की, ठीक है। जब ये देखने गए तो इन्होंने क्या देखा कि एक महिला हाथ उठा के मदद मांग रही है, पर जैसे ही वो हाथ उठाती है धीरे करके उसकी सारी स्किन है वो मेल्ट होने लगती है, ठीक है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट था, सोचो कितना भयानक इंसिडेंट रहा होगा, वो पूरा इनके दिमाग में घर कर गया, ठीक है। इनके दिमाग में इस टाइप से बैठ गया, ये इस टाइप के हो गए कि कुछ बोलना ही इन्होंने बंद कर दिया इन सब मैटर के ऊपर, ठीक है। कुछ भी बात करनी बंद कर दी, मतलब पूरी तरीके से बात करना ही बंद कर दिया इस मैटर के ऊपर कि हुआ क्या था उस दिन, ठीक है। फिर आज से 15 साल पहले इन्होंने अपनी बात खोली, अपनी इन्होंने बताया कि उसमें क्या हुआ था। उन्होंने फिर इंसिडेंट बताया कि एक महिला मेरे से मदद मांग रही थी और फिर मैंने अपने सामने उसको देखा कि उसका जो पूरा स्किन है वो मेल्ट हो जाता है हीट की वजह से। किसकी वजह से? न्यूक्लियर बॉम्ब की हीट की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, किसमें? बीपीएससी में 69 बीपीएससी में आपसे पूछा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में, है ना। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट के तहत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था यूएसए का, यूके के साथ मिलके, कनाडा के साथ मिलके, ठीक है, बॉम्ब बनाने का। तो उस एटॉमिक बॉम्ब बनाने का उसी प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? उसी प्रोजेक्ट को कहा जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक मूवी आई थी किसकी? ओपनहाइमर की। ओपनहाइमर की मूवी आई थी, है ना, काफी फेमस हुई थी उस टाइम। तो ओपनहाइमर की जो मूवी आई थी वो भी किसके ऊपर थी? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर थी, आपको पता है। और रॉबर्ट ओपनहाइमर को ही क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। देखो, जो मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूं, इसी बीच से आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन किस टाइप का आ जाए, तो आपको हर चीज थोड़ा सा कवर करते हुए चलनी होगी। समझ में आया? तो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब किस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है? तो न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे क्या काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे काम क्या करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे क्या काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्सेप्ट पे काम करता है हाइड्रोजन बॉम्ब। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आपको पता ही है। कोई जब बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटे तो उसे कहेंगे न्यूक्लियर फिजन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन आप इसका उल्टा कर दो।
तो पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। और एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। एक और चीज देख लो कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, वो ज्यादा विनाशकारी है किससे, एटॉमिक बॉम्ब से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब से ये ज्यादा विनाशकारी है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है, ये आप मुझे नीचे कॉन्सेप्ट में बताएंगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन यही बनेगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन। और एटॉमिक बॉम्ब किस पे काम करेगा, न्यूक्लियर फिजन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी बन भी चुके हैं, तो फिर से बनने की संभावना रहती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कोस्टास सिमिटस। कोस्टा सिमिटस एक लीडर थे किसके, ग्रीस के। अब ये नहीं रहे, 88 वर्ष की उम्र में ये ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, ठीक है। तो 88 वर्ष की उम्र में अब इन्होंने अपना दम तोड़ दिया है और अब ये नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीस के बारे में आप जानते होंगे, ग्रीस जो है कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये आईमैक का भी पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी पार्ट है, कौन, ग्रीस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीस की लोकेशन मैंने आपको बता दिया। ग्रीस, इटली आप देखेंगे तो इटली के आपको साइड में ही देखने को मिलेगा। देखो इटली हो गया, ये हो गया ग्रीस, ठीक है। ग्रीस के आसपास दो सी है, एक हो गया आयोनियन सी, है ना, एक हो गया एजियन सी। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे दो सी का नाम बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही अब आपको ध्यान रखना है, आयोनियन सी और एजियन सी आप ध्यान रखेंगे। और ये है मेडिटेरेनियन सी नीचे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, आपको ग्रीस की लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। ग्रीस की लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, ये हो गया आयोनियन सी, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया एजियन सी, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया मेडिटेरेनियन सी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ग्रीस जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बिल्कुल करेक्ट करके बोल के आएंगे कि हाँ जी यार, मेडिटेरेनियन सी के साथ तो बॉर्डर शेयर कर ही रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीस है ये मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपको फैक्ट नहीं पता होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेडिटेरेनियन सी के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाली कौन सी कंट्री है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीस है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है, इसको समझते हुए चलना है। ग्रीस के बारे में जानते होंगे यार कि ग्रीस बहुत ज्यादा एंशिएंट जगह है ना। इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हम लोग जो पॉलिटिकल फिलोसफीज पढ़ते हैं, ज्यादातर जो फिलोसफी है यहीं पे निकली, यहीं से निकली है। जो वेस्टर्न फिलोसफी की हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग वेस्टर्न का नाम लेते हैं तो हम लोग ग्रीस की ही बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। इसकी जो एंशिएंट सिटीज हैं जैसे एथेंस, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिवर है, एवरोज रिवर, ठीक है, एवरोज रिवर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीपीएससी में आने के कम चांसेस है, यूपीएससी में आ सकता है एवरोज रिवर के बारे में। एवरोज रिवर क्या है, ये टर्की टर्की और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टर्की और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर बना रहा है, टर्की इस तरफ, ग्रीस इस तरफ, और इसके बीच में एक एवरोज रिवर जाती है जो कि एक नेचुरल बॉर्डर बॉर्डर बनाती है, किसके बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, अराउंड 580 किलोमीटर के आसपास की होगी, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को हम लोग को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी। देखो इस बार का जो दोबारा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ कुछ एक सेंटर पे, वहां पे जॉर्जिया मेलोनी के बारे में पूछा गया है ना। हालांकि जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा बेकार था, आपको पता ही है ना। उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए बीपीएससी में, बट स्टिल आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज ही कवर करते हुए चलनी है, ठीक है। जैसे जॉर्जिया मेलोनी कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ नहीं, गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आ जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हर चीज को ही देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इटालियन पीएम मेलोनी मीट्स ट्रंप अमिड हाइटेंड टेंशंस विद ईरान ओवर सेसिला साला अरेस्ट, ठीक है। तो सेसिला साला कौन थे, ये थे एक रिपोर्टर जिनको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया किसने, ईरान ने। और इस वजह से स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया किसके बीच में, ईरान के बीच में और इटली के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी क्रम में जो जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो किससे मिली, वो मिली डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, तो ये भी मिली है ना। तो अब मिली, तो फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि यार जॉर्जिया मेलोनी तो फैंटास्टिक वुमन है। किसने कहा, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ही है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विंग के लीडर मान जाते हैं और जॉर्जिया मेलोनी भी राइट विंग की ही लीडर है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है, रशिया से यूक्रेन लॉन्चेस काउंटर अटैक इन कुर्स्क रीजन, ठीक है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन लॉन्च कर रहा है काउंटर अटैक कर रहा है
कुर्स्क रीजन में आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं ये 20 बार बता चुका हूं आपको कि कुर्स्क रीजन जो है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है रशिया से, जिसको हथियार रखा है किसने, जिसको हथियार रखा है यूक्रेन ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई ऐसा भी रीजन है रशिया का जिसे यूक्रेन ने हथियार रखा है, उस रीजन का नाम क्या है, उस रीजन का नाम है कुर्स्क रीजन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे और अब आपको ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने मैप नहीं लगाया क्योंकि इससे पहले भी मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 180 मिलियन पीपल हैव बीन डिनाइड देयर वोटिंग राइट्स सेज बांग्लादेश चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, नसीरुद्दीन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है तो वैसे नसीरुद्दीन ने कहा कि 18 करोड़ लोगों को डिप्राइव किया गया उनके वोटिंग राइट से। किसने कहा, ये कहा बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इनके हिसाब से जो पिछली बार जो इलेक्शंस हुए हैं, लास्ट के 3 इलेक्शंस 2014 में, 2018 में और फिर अभी 2023-24 में, जो 24 में हुए थे इलेक्शंस, ठीक है, इनके हिसाब से जो सही इलेक्शंस नहीं थे। किसने कहा, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने कहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके हिसाब से कुछ वहां पे फॉर्जरी हुई है, लोगों का उस पर कम विश्वास है, इसलिए लोग जांच भी करेंगे कि लास्ट के 3 इलेक्शंस में क्या हुआ है, ठीक है। आपको पता ही है कि शेख हसीना के ऊपर काफी कहर टूट रहा है। आपको पता ही है शेख हसीना जब से निकली है, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उनपे काफी ज्यादा दबाव बना के रखे हुए हैं और लगातार कुछ नए नए टाइप के इन्वेस्टिगेशन खोल रही है किसके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी क्रम में एक और चीज देखिए, इंडिया के साथ भी स्टैंड ऑफ शुरू हो गया, किसका, बांग्लादेश का। स्टैंड ऑफ तो नहीं कहेंगे, इंडिया तो कुछ कर ही नहीं रहा बांग्लादेश के खिलाफ, ऊपर से चावल भी दे रहा है इनको, चावल की बोरियां भी, ठीक है। क्योंकि इनके पास खाने के भी अब पैसे नहीं है, प्लस इनका चावल भी बंद हो गया है क्योंकि म्यांमार ने बंद कर दिया और इंडिया ने, तो इंडिया से फिर इनके पास आना ही पड़ा क्योंकि इंडिया से तो 3 साइड से घिरा ही हुआ है। चौथी साइड से थोड़ा सा रीजन इसका म्यांमार के साथ लगता है और वहां पे अराकन आर्मी ने कैप्चर कर रखा है, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो बांग्लादेश कैंसल्स विजिट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स दैट वाज पार्ट ऑफ इंडियाज एमओयू विद हसीना गवर्नमेंट, ठीक है। तो बांग्लादेश का इंडिया के साथ एक ट्रीटी है जिसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश है उसके जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो आते हैं इंडिया में और इंडिया में वो ट्रेन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ट्रेनिंग टाइप की दी जाती है। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग थी इसको कैंसिल कर दिया किसने, बांग्लादेश की सरकार ने, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट ने, जो मोहम्मद यूनुस लेड कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी चीजों को आप कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, फुटप्रिंट्स फ्रॉम अ वास्ट डायनासोर हाईवे डिस्कवर्ड इन द यूके, ठीक है। तो यूके में कुछ इस टाइप के हाईवेज हैं, हाईवेज तो नहीं कहेंगे इसे, ठीक है, कुछ इस टाइप की जगह है जहां पे इस टाइप के फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे डायनासोर हाईवे कहा जाता है। तो अगर आपसे ऐसे ही मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि इस टाइप के हाईवेज पाए जा रहे हैं कहाँ पे, यूके के अंदर। आपको पता है ये जुरासिक पीरियड के टाइम थे, जब उस टाइम डायनासोर्स होते थे, तो बहुत ही अलग अलग टाइप के जो डायनासोर्स हैं वो वहाँ पे घूम रहे होंगे, तो उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो इस टाइप से अभी भी वहाँ पे छपे हुए हैं। तो यही देखने को मिल रहा है कहाँ पे, यूके के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो न्यूज है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टू इनॉग्रेट पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, ठीक है। तो ये पंचायत से पार्लियामेंट क्या है, इसको मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, है ना। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये टॉपिक और एक और टॉपिक को मैंने कल के दिन सोचा है कि स्टार्टिंग में इसको कवर करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आधा छोड़ के नहीं जा सकते, तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 हम लोग इसको कल करने वाले हैं। और एक और टॉपिक है उसको भी मैं कल आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में हम लोग पिक कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर टू लॉन्च न्यू राउंड ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर स्टील सेक्टर ऑन जनवरी 6, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली पीएलआई स्कीम किसके लिए लॉन्च करी गई है, तो आपको ध्यान रखना है स्टील सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएलआई क्या है आपको पता है, ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। इस स्कीम के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी जो कंपनीज हैं उनको हम लोग इंसेंटिव देंगे, फाइनेंशियली इंसेंटिव देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें उन लोगों को हमने कहा है कि अगर आप लोगों ने इतनी मैन्युफैक्चरिंग करी इंडिया में तो हम लोग आपको इसके बदले में इतना बेनिफिट दे देंगे, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्टार्ट करी गई है। सेक्टर्स में आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। स्टील सेक्टर के लिए पहले भी लॉन्च करी गई है, तो उसका भी दूसरा राउंड, फिर से एक राउंड में पीएलआई स्कीम लॉन्च करी जा रही है। चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में ही आके मैन्युफैक्चर करें, इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाए। इसके लिए हम लोग ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे किसको, अलग अलग कंपनीज को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अगर वो एक पर्टिकुलर मात्रा रखी जाती है कि अगर आप लोग इतना
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम लोग आपको इतना फायदा देंगे, ये इस इंसेंटिव के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने लॉन्च कब किया था? लॉकडाउन के टाइम पे लॉन्च किया था, मार्च 2020 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और काफी सक्सेसफुल स्कीम मानी जाती है, इससे बहुत सारी कंपनीज को फायदा हुआ है और ओवरऑल फिर इंडिया को भी फायदा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड माइनॉरिटी पैनल टीम टू प्रोब इनटू मॉब लिंचिंग केस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मॉब लिंचिंग हुई होगी झारखंड में, तो उसके लिए अब प्रोब चलेगा झारखंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग क्या होता है, इसके बारे में समझो। मॉब लिंचिंग क्या है कि जब बहुत सारे जो लोग हैं, एम नहीं है, इसको एन कर लेना, ठीक है। जब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ग्रुप बना के एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाए और उसको मार दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मॉब लिंचिंग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मॉब लिंचिंग के लिए हमारे बीएनएस में भी लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता, जो कि कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बीएनएस में लिखा गया है किसके बारे में? मॉब लिंचिंग के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आईपीसी में इसका कोई भी प्रावधान नहीं था, सेपरेटली कोई भी प्रावधान नहीं था, बट बीएनएस में इसे अमित शाह जी ने शामिल किया है कि हाँ जी भाई, अगर किसी का मॉब लिंचिंग होता है उसके कास्ट की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, उसके सेक्स की वजह से, किसी भी अलग अलग टाइप की वजह से अगर उसका मॉब लिंचिंग हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक लोग को मार दे रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए कड़ा कानून बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन 1032 में इसके बारे में लिखा गया है कि अगर 5 से ज्यादा लोग मिलके किसी भी एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो हर एक व्यक्ति जिसने मारा है उन सबको ही इंडिविजुअली सजा दी जाएगी और सबको हम लोग या तो फांसी देंगे या उसको लाइफ टाइम उसको जेल में ही रखेंगे, ये बीएनएस में दिया हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मतलब काफी कड़े प्रावधान है, ऐसा नहीं सोचो कि बहुत सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को मारेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले से ये था कि भीड़ का कोई फेस नहीं होता, ठीक है, मतलब भीड़ में कुछ भी कांड कर लो और आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। साफ साफ बात कह दी गई है किसकी तरफ से? अमित शाह की तरफ से। अगर बहुत सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को मारते हैं तो हर एक व्यक्ति को सजा होगी जो वहां पे था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि 5 से ज्यादा के जो लोग हैं उसको ये सारी 5 से ज्यादा लोग जो लोग अगर करते हैं ये कांड, तो उनको मारा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईपीसी में आपको ध्यान रखना है कुछ आईपीसी में आपको ध्यान रखना है कि मॉब लिंचिंग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दल्लेवाला से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया कि इन दल्लेवाल केस सुप्रीम कोर्ट बैलेंसेस हिज राइट टू एक्सप्रेशन एंड द स्टेट्स ड्यूटी टू सेव हिज लाइफ, ठीक है। तो हुआ क्या यार कि ये फास्टिंग पे बैठ गए थे, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज निकल के आ रही है, एक तो ये है कि इनका राइट टू एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 के तहत, है ना, ये जो चीज करना चाहे वो कर सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था किसको? पंजाब को, कि यार आप भेजते क्यों नहीं अपने अपने कुछ लोगों को भेजो और इनको वहां से हटाओ और हटा के इनको हॉस्पिटलाइज कराओ। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम लोगों ने मिनिस्टर्स अपने भेजे थे, टोटल 9 मिनिस्टर्स को भेजा था इनको मनाने के लिए, बट इन्होंने तो मानने से ही मना कर दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो मानने से मना करें तो आप हैवी हैंड यूज करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आपको फोर्सफुली भी करवाना पड़े तो आप करवाओ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस कर दिया राइट टू एक्सप्रेशन को और स्टेट ड्यूटी को लाइफ बचाने के लिए, ठीक है। मतलब ये भी जरूरी है कि इंसान अपना एक्सप्रेशन, मतलब जो कहना चाहता है वो कहे, जो अपना मतलब जो उसको प्रॉब्लम रखनी है स्टेट के सामने वो रख सकता है, बिल्कुल उसकी सही बात है। बट ये स्टेट की भी ड्यूटी है, ये जो सरकार है उसकी भी ड्यूटी है, कि गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति अगर वो मर रहा है तो उसकी जान बचाई जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों को लिंक करते हुए चलना है। आपको पता है कि ये लोग प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको एमएसपी पे कानून चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। एमएसपी हमारी सरकार देती तो है, पर उसका कानून नहीं बनाया जा सकता, आपको पता है, तो नहीं बना रही है, तो इस बात पे ये लोग बैठ गए हैं अनशन पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी इश्यूज गाइडलाइंस फॉर फैकल्टी स्टूडेंट्स ऑन कैंपस सेफ्टी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अन्ना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तमिलनाडु में एक रेप असॉल्ट हुआ था, आपको पता ही है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था वुमेन के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो वहां पे बीजेपी के जो चीफ थे अन्नामलाई, वो उन्होंने अपने आप को कोड़े भी मारे थे, आपको पता ही है ना। सबके सामने उन्होंने अपने आप को कोड़े मारे और फिर इन्होंने क्या कहा? अन्ना अन्ना यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? उन्होंने अपने जो जो कैंपस में रहने वाले जो भी स्टूडेंट है, जो भी फैकल्टी है, उनको नई गाइडेंस दी है। गाइडेंस के तहत अब सबको, जो भी आप घूमोगे कैंपस में, ठीक है, आपको हमेशा पूरे टाइम पे अपना आई कार्ड अपने साथ रखना है, वही लगा के आप घूम सकते हो, ऐसे आप नहीं घूम सकते। ये अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है झारखंड रिपब्लिक डे टेब्लू टू शोकेस स्टेट्स ट्रिब्यूट टू रतन टाटा, ठीक है। तो झारखंड का जो टेब्लू निकलेगा, आपको पता है ये किस पर 15 स्टेट्स का
डब्लू निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, रिपब्लिक डे पे, तो उसमें झारखंड का भी होगा और झारखंड की तरफ से रतन टाटा को भी ट्रिब्यूट दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रतन टाटा के बारे में आपको पता ही है कि अब ये हमारे बीच में नहीं रहे, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है आईटी मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, सीक्स फीडबैक बाय फरवरी 18, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज बताया कि पंचायत से पार्लियामेंट वाला और आईटी मिनिस्ट्री ने अभी जो नए कानून को नोटिफाई किया है डेटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में जानते होंगे, इस पे जो कानून है वो पास कर दिया गया था कब, 2023 में, ठीक है। बट इसको नोटिफाई नहीं किया गया, नोटिफाई बट अब कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पे हमें काफी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो सोशल मीडिया है उनको ये सीधा सीधा बात कही गई है, जैसे फेसबुक ये सब है, कि कोई भी जो माइनर है वो अपना अकाउंट नहीं बना सकते बिना पेरेंट्स के कंसेंट के, ठीक है। तो ये सारी बात कही गई है। तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज है उन्होंने भी थोड़ा समय मांगा है किससे, गवर्नमेंट से। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कल स्टार्टिंग में ही दो न्यूज़ को कवर कर लेंगे, पंचायत से पार्लियामेंट और ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।